दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में जानेंगे। मतलब हम आज के वीडियो में pKa और pKb के बारे में जानेंगे। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एसिड की स्ट्रेंथ के बारे में जानेंगे जिसको हम pKa कहते हैं। तो आइए इसकी तरफ चलते हैं। अगर हम किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ को कंपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम उनकी प्रोटॉन देने की टेंडेंसी को कंपेयर करते हैं। जो एसिड जितना ज़्यादा प्रोटॉन देगा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, मतलब उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। तो उन एसिड की स्ट्रेंथ को निकालने के लिए हम उन एसिड के आयनाइजेशन को वाटर में कराते हैं। मतलब हम वाटर में उन एसिड को लेकर के ये देखते हैं कि कौन एसिड ज़्यादा आयनाइज हो रहा है और कौन कम आयनाइज हो रहा है। अगर हम यहाँ पर किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो वो एसिड वाटर में ज़्यादा आयनाइज होता है, या हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर में लगभग 100% आयनाइज हो जाता है। मतलब वो वाटर में 100% आयनाइज होकर के H+ आयन दे देता है, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है। अगर हम किसी भी एसिड Ha को वाटर में ले लें तो इस एसिड Ha के वाटर में आयनाइजेशन को हम इस तरह से दिखा सकते हैं। वो वाटर में आयनाइज होकर के H+ और A- देता है। अगर हम यहाँ पर Ha की जगह पर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें तो ये रिएक्शन केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पर एसिड की रिलेटिव स्ट्रेंथ को मेजर करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने इस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में लिया है। तो अगर हम इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखना चाहें तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कुछ इस तरह से लिखा जाएगा कि A इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H+ कंसंट्रेशन ऑफ A- अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ha। यहाँ पर हम किसी एसिड के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को लिख रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर Ka लिखा है। अगर हम यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को देखें तो इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू H+ आयन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है। यहाँ पर H+ आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी तो यहाँ पर ये रिएक्शन उतनी ही फॉरवर्ड जाएगी, और ये रिएक्शन जितनी फॉरवर्ड जाएगी तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये एसिड उतना ही ज़्यादा आयनाइज होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये एसिड स्ट्रांग होगा। और अगर यहाँ पर H+ की कंसंट्रेशन कम होगी तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा नहीं जाएगी। इसका मतलब है कि यहाँ पर H+ कम बनेगा। H+ के कम बनने का मतलब है कि यहाँ पर ये एसिड कम आयनाइज होगा, और जब ये एसिड कम आयनाइज होगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये एसिड वीक होगा। यहाँ पर Ka को एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट कहा जाता है। अब अगर हम यहाँ पर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka की वैल्यू को देखें तो यहाँ पर Ka की वैल्यू H+ की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है। मतलब यहाँ पर H+ की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब कि यहाँ पर ये एसिड उतना ही ज़्यादा आयनाइज होगा, और जब ये एसिड ज़्यादा आयनाइज होगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये एसिड स्ट्रांग होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर Ka की वैल्यू जितना ज़्यादा होगी तो एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा। अब अगर हम यहाँ पर Ka का नेगेटिव लॉग ले लें, अगर हम Ka का नेगेटिव लॉग ले लेते हैं तो हमें -log Ka मिलता है। तो इस टर्म -log Ka को pKa कहा जाता है। तो यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं, pKa इज इक्वल टू -log Ka इज इक्वल टू 1/log Ka। तो जैसा कि हमने अभी देखा था कि Ka की वैल्यू जितना ज़्यादा होगी तो एसिड उतना स्ट्रांग होगा। क्योंकि हमने यहाँ पर Ka का नेगेटिव लॉग ले लिया है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर pKa की वैल्यू जितनी कम होगी तो एसिड उतना स्ट्रांग होगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जिस एसिड के लिए pKa वैल्यू कम होगी वो एसिड उतना स्ट्रांग होगा। तो ये तो एसिड की pKa वैल्यू के बारे में हो गया। अब आइए आगे की तरफ चलते हैं। अब हम बेस की स्ट्रेंथ के बारे में जानेंगे, मतलब हम pKb के बारे में जानेंगे। तो आइए इसकी तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर pKb का एक्सप्लेनेशन भी ठीक वैसा ही रहेगा जैसा कि हमने एसिड के केस में देखा था, बस यहाँ पर अंतर इतना रहेगा कि वहाँ पर pKa के लिए हमने एसिड को लिया था और यहाँ पर pKb के लिए हम यहाँ पर बेस को लेंगे। तो अब आइए इसको भी देख लेते हैं। अगर हम किसी भी बेस की स्ट्रेंथ की बात करें तो उस बेस की स्ट्रेंथ उसकी हाइड्रोक्साइड आयन को देने की टेंडेंसी पर डिपेंड करती है। तो अगर हम बेस के रिलेटिव स्ट्रेंथ को निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम उस बेस को वाटर में आयनाइज कर देते हैं, और उस वाटर में आयनाइज करके हम उसके रिलेटिव स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। अगर हम किसी भी बेस MOH की बात करें तो जब ये वाटर में आयनाइज होता है तो उसको हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। यहाँ पर बेस MOH आयनाइज हो करके M+ और OH- को बनाता है,
अगर हम यहाँ पर MOH की जगह पर कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस ले ले तो यहाँ पर ये रिएक्शन केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगी। चूंकि हम यहाँ पर बेस की रिलेटिव स्ट्रेंथ को मेजर करना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर आयनाइजेशन की रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में लिया है। अब अगर हम इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखना चाहें तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी Kb इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ M प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ MOH। चूंकि हम यहाँ पर किसी बेस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को लिख रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर Kb लिखा है। यहाँ पर Kb को बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट कहा जाता है। अगर हम यहाँ पर Kb की वैल्यू को देखें तो यहाँ पर Kb की वैल्यू हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। अगर यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि यहाँ पर Kb की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। जब यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा जाएगी, और जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा जाएगी तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो हमने बेस लिया है तो वो बेस स्ट्रांग होगा। और अगर यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन कम होगी तो इसका मतलब है कि यहाँ पर Kb की वैल्यू भी कम होगी, और जब यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन कम होगी तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा नहीं जाएगी, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर MOH एक वीक बेस होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि Kb की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी तो बेस उतना ही स्ट्रांग होगा। अब अगर हम यहाँ पर Kb का नेगेटिव लॉग ले लें तो हमें जो टर्म मिलता है माइनस लॉग Kb, तो उसको PKb कहा जाता है। तो उसको अब यहाँ पर देख सकते हैं, PKb इज इक्वल टू माइनस लॉग Kb इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग Kb। जैसा कि हमने अभी देखा था कि Kb की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी तो बेस उतना स्ट्रांग होगा। चूंकि हमने यहाँ पर Kb का नेगेटिव लॉग लिया है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर PKb की वैल्यू जितनी कम होगी तो बेस उतना स्ट्रांग होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि pKa की वैल्यू जितनी कम होगी एसिड उतना स्ट्रांग होगा, और pKb की वैल्यू जितनी कम होगी तो बेस उतना ही स्ट्रांग होगा। तो इस तरह से हमने आज के वीडियो में pKa और pKb के बारे में डिस्कस किया। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।